Hi student, how are you? Welcome back on VT Academy. Myself MJ sir. स्टूडेंट ये हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के ऊपर क्लास 12 के लिए लेक्चर है। इस लेक्चर में मीन्स आपको पहले मैंने 7 लेक्चर तक दे चुका हूँ। ये हमारा 8 नंबर लेक्चर है और वो जो भी लेक्चर था 7 तक वो कंप्लीट आपका इम्यूनिटी वाला पोर्शन था। ये हमारा है डिजीज़ वाला और डिजीज़ में सबसे पहला डिजीज़ हम लोग पढ़ेंगे एड्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। एड्स क्या होता है? एड्स को बोला जाता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड मीन्स हो जाता है क्या? विच इज अडेप्टेड, विच इज गॉटन। जो मिला है हमें, जो पाया गया है, जो हम ले लिए हैं उसे बोलते हैं एक्वायर्ड। इम्यूनो मतलब क्या होता है? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी। डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी। इम्यूनिटी का कमी हो जाता है तो एक पोर्शन मिलता है हम लोगों को, क्या? सिंड्रोम। अब सिंड्रोम क्या होता है? सिम्टम का नाम सुन चुके आप लोग, सिंड्रोम पहला टर्म आया है। तो सिंड्रोम के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है क्या? सिंड्रोम अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। जब बहुत सारा सिम्टम आपको दिखे तो आप उस टर्म को क्या बताइएगा? सिंड्रोम। अब एक स्टूडेंट आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि अब ये सिम्टम और सिंड्रोम क्या होता है। सिम्टम मतलब कि जो भी सिम्टम होगा, यहाँ समझो कि सिम्टम क्या होता है। सिम्टम ये आता है आपको कहाँ से? डिजीज से। डिजीज से आपको सिम्टम मिलेगा। जब बहुत सारा सिम्टम होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सिंड्रोम बोलेंगे। इससे ये पता चला कि एक्चुअली में सिंड्रोम क्या है? सिंड्रोम इज अ मेनी डिजीज। मेनी डिजीज। जब सिम्टम बोले तो डिजीज होगा, तो सिंड्रोम भी बोलेंगे तो डिजीज होगा, बट सिंड्रोम बोलेंगे तो बहुत सारा डिजीज शो करेगा। तो इससे ये पता चला कि एड्स जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक बीमारी का नाम नहीं है, बहुत सारे बीमारी का नाम है। कलेक्शन ऑफ डिजीज का नाम है क्या? एड्स। तो आप इससे कंफ्यूज मत होना। एड्स इज नॉट अ सिंगल डिजीज, इट इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी डिजीज। तो याद रखिएगा, इसी वर्ड से आया सिंड्रोम। एड्स इज द डिफिशियंसी ऑफ इम्यून सिस्टम सॉरी। एड्स जो है ना वो आपके इम्यून सिस्टम का डिफिशियंसी है। क्या है? डिफिशियंसी है। मतलब इम्यून सिस्टम के अंदर कमी हो जाने की वजह से या इम्यून सिस्टम के अंदर कुछ एबनॉर्मलिटी शो करने की वजह से जो हमें डिजीज होगा वो कहलाएगा क्या? एड्स। तो एड्स इज नॉट अ फिजिकल डिजीज और मेंटल डिजीज, इट इज अ डिजीज ऑफ इम्यूनिटी। याद रखिएगा आप इस चीज को। कॉजल पैथोजेन, जो भी डिजीज कॉज करता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? पैथोजेन। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स। जो डिजीज कॉज करता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पैथोजेन बोलेंगे। तो कॉजल पैथोजेन कौन है? तो HIV है। HIV का मतलब क्या होता है? तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। वैसा वायरस जो ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को क्या कर दिया है? डिफिशियंट कर दिया है, कम कर दिया है, उसको नॉर्मल से एबनॉर्मल कर दिया है। और रेट्रोवायरस हैविंग RNA जीनोम। अब HIV के अंदर वायरस कौन होगा? तो वायरस कौन होगा? तो याद रखिएगा आप, रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस जो होता है ना उसके अंदर क्या रखता है वो? तो RNA रखता है। RNA जीनोम रखता है। जीनोम क्या होता है? मतलब कलेक्शन ऑफ कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल कॉल्ड जीनोम। तो जीनोम का मतलब समझ में आया आपको कि जीनोम क्या होता है? सपोज करते हैं हमारा बॉडी है, तो हमारा बॉडी फुल बॉडी क्या चीज का बना हुआ है? तो DNA के जेनेटिक मटेरियल से बना हुआ है। तो हमारा बॉडी जो हुआ वो क्या हुआ? DNA जीनोम हुआ। अब यहाँ पे वायरस जो है ये रेट्रोवायरस, उसका बॉडी क्या चीज का बना हुआ है? RNA का बना हुआ है, इसलिए उसे बोलेंगे RNA जीनोम। इस चीज को याद रखिएगा। और मैंने एक चीज और लिखा, हाईली म्यूटेबल। हाईली म्यूटेबल का मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट जैसे आपको अभी मैं बता दूं कि म्यूटेशन का मतलब क्या होता है। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? सडन चेंज इन जीन सीक्वेंस। जीन सीक्वेंस के अंदर अचानक से किसी भी चीज़ का चेंजेस हो जाना, या वो जीन वहाँ से डिस्प्लेस हो जाना, दूसरा जीन आ जाना, या फिर वहाँ से कंप्लीट जीन हट कर एक वैकेंट जगह बन जाना, वो सारा क्या कहलाएगा?
म्यूटेशन कहलाएगा। अब म्यूटेशन हो रहा है तो इससे ये पता चला हम लोगों को कि डीएनए के अंदर म्यूटेशन बहुत कम होता है। इस वजह से हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। वायरस के केस में जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाता है, आरएनए। और आरएनए जो होता है ना स्टूडेंट, ये बहुत ही ज़्यादा हाईली म्यूटेबल होता है, हाईली म्यूटेबल होता है। बिकॉज इसी वजह से अभी जो कोविड-19 चल रहा है ना, इसका अल्फा वेरिएंट, गामा वेरिएंट और डेल्टा वेरिएंट, ये सब क्यों आ रहा है, क्योंकि वो सभी क्या कर रहे हैं, उसका जेनेटिक मटेरियल है आरएनए, और ये आरएनए क्या हो रहा है ना, आपस में अपने आप में म्यूटेट कर ले रहे हैं, चेंज इन जीन सीक्वेंस। अपना जो जेनेटिक मटेरियल है ना, उसका जो इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन में क्या कर लेता है, वो चेंजेस कर लेता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन। आरएनए बहुत ज़्यादा म्यूटेशन होता है उसके अंदर, इसी वजह से जेनेटिक मटेरियल वायरस का आरएनए है, इस वजह से वायरस भी बहुत ज़्यादा म्यूटेंट होता है। कोविड का वायरस जो होगा वो बहुत ज़्यादा म्यूटेंट है, बिकॉज क्योंकि उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, ठीक है ना। फर्स्ट पेशेंट ऑफ एड्स का पहला पेशेंट कौन हुआ, तो रिपोर्टेड इन अमेरिका में रिपोर्ट किया गया था 1981। तो इससे पता चला कि ये अमेरिका से ही बीमारी फैला है। ट्रांसमिशन क्या है इसका, कैसे ये फैलेगा, कैसे ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जाएगा, तो सेक्सुअल कांटेक्ट, सबसे पहला सेक्सुअल कांटेक्ट से ये डेवलप होगा विथ इन्फेक्टेड पर्सन से अगर सेक्सुअल कांटेक्ट किया जाए तो उस पर्सन का डिजीज होगा ना, वो वायरस वो आप तक आ सकता है, इसलिए इसे बोलते हैं सेक्सुअल कांटेक्ट। ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट को अगर हम ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, ले रहे हैं या फिर दे रहे हैं, कौन सा, कंटामिनेटेड मतलब इन्फेक्टेड ब्लड को चढ़ाना या ब्लड को किसी को देना, उससे भी फैल सकता है हमारा क्या चीज़, एड्स। शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स को, अगर इन्फेक्टेड नीडल्स को शेयरिंग करेंगे तो कंप्लीट वो पर्सन टू पर्सन जाएगा। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड थ्रो प्लासेंटा से इन्फेक्टेड मदर है तो उस इन्फेक्टेड मदर से इन्फेक्टेड चाइल्ड तक वो इन्फेक्शन जा सकता है, किस जरिए से, तो प्लासेंटा से जाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा आप। अब आते हैं तो हाई रिस्क ऑफ गेटिंग दिस इन्फेक्शन। इस इन्फेक्शन को पाने का सबसे ज़्यादा रिस्क कहाँ है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ से हो सकता है, ये प्रॉब्लम कब होगा, कि ये प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा कब होगा, तो इंडिविजुअल विथ मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, वैसा इंडिविजुअल जो बहुत सारे मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स को अपने बॉडी के लिए अलाउ करता हो, उस इंडिविजुअल को क्या हो सकता है, एड्स का प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर जो भी पेशेंट्स, जो भी इंसान, जो भी इंडिविजुअल सेक्सुअल पार्टनर्स के पास जा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, तो उससे भी उस पर्सन को हो सकता है। टेकिंग ड्रग्स इंट्रावेनसली मतलब ड्रग्स का एडिक्शन, ये क्या कहलाएगा, एडिक्शन कहलाएगा। ड्रग्स का जो एडिक्टिव होता है ना, एडिक्शन वाला जो ड्रग लेता हो उसको भी एड्स का प्रॉब्लम हो सकता है, और उसे बोला जाता है आईवी। मतलब इंट्रावेनसली का मतलब क्या हुआ, आईवी जरिए से, इंट्रावेनसली। एक होता है आईएम इंट्रामस्कुलर और एक होता है आईवी इंट्रावेनसली, वो ड्रग्स को टेक कर रहा है तो उसे भी एड्स होने का संभावना ज़्यादा होता है। इंडिविजुअल रिक्वायर्ड रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है ना। अब जैसे क्या है ना कि वैसा इंडिविजुअल है जो बार बार ब्लड को लेता है, जैसे कैंसर का पेशेंट होता है, बार बार उसे ब्लड का जरूरत पड़ता है। कौन सा कैंसर का पेशेंट, तो जो ल्यूकेमिया होता है ना, ब्लड कैंसर, उस वाले पेशेंट को बार बार ब्लड का जरूरत पड़ता है, तो उस पेशेंट को एड्स होने का संभावना ज़्यादा है। वैसा पेशेंट जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है और उसे बार बार ब्लड लेना पड़ता है, तो उस वाले पेशेंट को चांसेस है कि एड्स भी हो जाए। HIV डज नॉट स्प्रेड बाय मेरे टच, मतलब HIV डज नॉट स्प्रेड बाय मेरे टच, मतलब ये हुआ कि HIV जो है ना, मेरे का मतलब होता है फिजिकल टच से नहीं आएगा, मतलब फिजिकल कांटेक्ट से, फिजिकल वैसा कांटेक्ट जो डायरेक्ट किसी इंसान को हम टच कर रहे हैं, तो उस टच करने से, फिजिकल टच करने से
कोई भी इन्फेक्शन नहीं होने वाला है एड्स का। बट ये फैलेगा कैसे? तो इट ओनली स्प्रेड बाय बॉडी फ्लूइड। अगर वैसा टच हो रहा है जिसमें ब्लड बॉडी का फ्लूइड जा रहा हो, बॉडी का फ्लूइड चेंजेस हो रहा हो, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा रहा हो, तो ये इन्फेक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा ये, ठीक है ना। इनक्यूबेशन पीरियड कितना है? तो इनक्यूबेशन पीरियड है इसका क्या? few months to 5 years। इनक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है? तो वैसा पीरियड, वैसा समय जिस समय में इन्फेक्शन लगा, एक्चुअल इन्फेक्शन लगा, और फिर क्या हुआ ना, सिम्टम आने में टाइम लगा। तो इन्फेक्शन लगा आज और सिम्टम आ रहा है 10 महीने के बाद, वो पीरियड जो कहलाएगा ना, ये जो टाइम लैग बिटवीन इन्फेक्शन, एक्चुअल इन्फेक्शन एंड कमिंग ऑफ सिम्टम आर कॉल्ड एज इंक्यूबेशन पीरियड। याद रखिएगा इस चीज़ को, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। अब इंक्यूबेशन पीरियड इसमें कितना है? तो 5 से 10 साल तक है, या कुछ महीने के अंदर ही आ सकता है। वो डिपेंड करेगा आपकी इम्यूनिटी के ऊपर। आपका इम्यूनिटी जितना स्ट्रांग होगा उतना समय लगेगा आपको। अगर आपका इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है और आप बहुत सारे मेडिसिन को पहले से भी टेक कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको मंथ्स के अंदर ही ये सिम्टम दिखना शुरू हो जाए, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा। अब आते हैं इसका लाइफ साइकिल कैसे हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, इसके ऊपर देखते हैं हम लोग। तो पहला है HIV एंटर किया हमारे बॉडी के अंदर। HIV मतलब रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस हमारे बॉडी के अंदर क्या किया? एंटर किया। एंटर करने के बाद क्या होगा? 2 माइक्रोफेजेस एक्ट एज HIV फैक्ट्री। मतलब माइक्रोफेज जो होता है ना हमारे बॉडी के अंदर, जो भी हमारे इम्यूनिटी सेल बोलते हैं इसको, जो ब्लड सेल होता है, उस ब्लड के सेल के साथ वो क्या करेगा? कम्युनिकेट करेगा, और कम्युनिकेट करने के बाद HIV फैक्ट्री बना देगा। HIV फैक्ट्री मतलब HIV वहां से बनाना शुरू कर देगा। वो कैसे बनाएगा? तो देखिएगा यहाँ पे, RNA जीनोम रेप्लिकेट इन प्रेजेंस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज टू फॉर्म वायरल DNA। अब जैसे देखो यहाँ पे क्या होता है ना, इस वायरस का सबसे बड़ा खासियत क्या है ना, कि ये जैसे हमारा बॉडी है, DNA जिस प्रोसेस से बनाता है ना, उसी प्रोसेस से ये अपने RNA से DNA को बना देता है। मतलब क्या होगा कि इसके अंदर सब, जैसे इन्फेक्शन लगा वो HIV फैक्ट्री बना दिया। HIV फैक्ट्री बनाने के बाद अब जो भी सेल, जो भी वायरस, जो भी प्रोजेनी अपना वो डेवलप करेगा ना, वो सारा किस जरिए से डेवलप करेगा? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से। मतलब हमारा बॉडी जो है ना प्रोटीन भी बनाता है, DNA रेप्लिकेट भी होता है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की मदद से। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वाला पोर्शन ये कवर कर लेगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से जो भी कॉपी होगा ये प्रिपेयर करेगा, बनाएगा, तो हमारे बॉडी को भी कोई भी पता नहीं चलने वाला है कुछ भी कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ फॉरेन पार्टिकल्स आया है। जिससे क्या होगा ना कि ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा कि ये कोई फॉरेन पार्टिकल्स है, इसको लगेगा कि ये हमारे ही जैसा काम कर रहा है, मतलब ये हमारे बॉडी का ही पोर्शन है। यू आर मोस्ट वेलकम। अब इसकी वजह से क्या होगा ना कि ये अपने आप को बहुत सारे प्रोजेनी को डेवलप करने लगेगा। देखिएगा आगे क्या लिखा है, वायरल DNA इनकॉर्पोरेट इनटू होस्ट DNA। अब ये क्या होगा, जैसे अपने बॉडी से ये क्या बनाएगा? वायरल DNA बनाने के बाद ये क्या करेगा? चला जाएगा किसके साथ? तो होस्ट DNA। होस्ट मतलब वैसा ऑर्गन, वैसा बॉडी जिसको इन्फेक्शन लगा है, उसके DNA के साथ ये डायरेक्ट कम्युनिकेट करेगा, और कम्युनिकेट करने के बाद क्या करेगा? इन्फेक्टेड सेल्स, अब वो इन्फेक्टेड हो गया ना, तो इन्फेक्टेड सेल्स प्रोड्यूस वायरस पार्टिकल्स। अब जो भी इन्फेक्टेड सेल्स हुआ ना, वो क्या करेगा? डायरेक्ट आपको वायरस पार्टिकल्स निकालने वाला है। वायरस पार्टिकल्स निकालेगा, वायरस पार्टिकल्स प्रिपेयर करना शुरू कर देगा। तो अब क्या होगा ना कि HIV इंटर्स इनटू हेल्पर टी सेल। अब HIV जो है ना रेट्रोवायरस, वो HIV रेट्रोवायरस कहाँ चला जाएगा? बहुत सारा मल्टीपल बन गया ना, उसका कॉपी बन गया। अब वो जाएगा कहाँ? हेल्पर टी सेल के पास। अब हेल्पर टी सेल हमारे बॉडी का सबसे बड़ा इम्यून रिस्पॉन्स वाला सेल है, जो हमारे बॉडी को कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आता है ना, उससे वो क्या करता है? हेल्प करता है, मैसेज देता है कि ये काम करो, आप ये कॉपी बनाओ ताकि हमारे बॉडी के अंदर फॉरेन पार्टिकल्स आ गया है, ठीक है ना। अब क्या करेगा? ये रेप्लिकेट करेगा एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरसेस। अब ये रेप्लिकेट करने वाला है इसलिए क्योंकि अब यहाँ पे ना हेल्पर टी सेल के पास पहुंच गया। अभी भी हेल्पर टी सेल को भी नहीं पता है
कि हमारे बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल्स आया है, क्योंकि फॉरेन पार्टिकल्स आएगा कैसे, क्योंकि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से वायरल डीएनए बना चुका है, हमारे बॉडी के जैसा ही डीएनए बना चुका है वो। तो फिर हेल्पर टी सेल को कैसे पता चलेगा कि फॉरेन पार्टिकल्स है? इससे क्या होगा कि वो रेप्लिकेट करना शुरू कर देगा। रेप्लिकेट करने के बाद क्या करेगा, अटैक अदर हेल्पर टी सेल, और ये सारे हेल्पर टी सेल को अटैक करने लगेगा। सारे हेल्पर टी सेल पे ये अटैक करेगा। अटैक करने के बाद क्या होगा ना कि इसके ऊपर इसको कोई भी इंफॉर्मेशन पता नहीं चलेगा कि हमें फर्दर कोई भी एक्शन लेना है कि इसके बॉडी हमारे बॉडी के अंदर कोई अलग फॉरेन पार्टिकल्स आ गया है, क्योंकि ये इन्फेक्टेड हो चुका है ना। टी हेल्पर सेल pH डिक्रीजेस। अब क्या होगा कि इन्फेक्शन जैसे अटैक करेगा ना वो वायरस, क्योंकि वायरस है तो सिर्फ बना रहा है वो हेल्पर टी सेल की मदद से, हेल्पर टी सेल के जैसा या फिर होस्ट डीएनए के जैसा वो अपना डीएनए बना लिया है। मगर ऐसा तो नहीं ना है कि उसका नेचर तो खत्म नहीं हो सकता है ना, उसका फिजिकल बिहेवियर सपोज करते चेंज हो गया, डीएनए का जैसा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो सारा चीज़ हमारे बॉडी के जैसा हो गया, मगर उसका जो नेचर है, जो केमिकल सिक्रेट करेगा, जो केमिकल्स बनाएगा वो डीएनए, वो हमारे बॉडी के जैसा तो नहीं बना पाएगा। क्या होगा ना, वो केमिकल्स हमारे हेल्पर टी सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा। डिस्ट्रॉय करने के बाद क्या होगा कि हमारा हेल्पर टी सेल जो होगा वो डिक्रीज होने लगेगा। डिक्रीज होने के बाद क्या होगा कि इम्यूनिटी वीक हो जाएगा। इससे ये पता चला कि वीक इम्यूनिटी का मतलब ये हुआ ना कि डिक्रीज होगा ना, जैसे तो सपोज करते कोई भी इन्फेक्शन आपको लगा, जैसे टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, या फिर कोई भी फीवर होता है या कॉमन कोल्ड हुआ, कोई भी कंडीशन आएगा, कोई भी डिजीज आएगा ना, वो उस डिजीज में उस पैथोजेन की वजह से जो डिजीज होगा ना, उस पैथोजेन को वो कुछ भी कर नहीं पाएगा, इसलिए क्योंकि इसका नंबर कम हो चुका है ना। करेगा भी तो पैथोजेन ज़्यादा है, पैथोजेन ज़्यादा है तो ये क्या कर पाएगा ना, उसका हेल्प नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये कम है और ये दिन पर दिन डे बाय डे डिक्रीज हो रहा है ना, इसकी वजह से ये मदद नहीं कर पाएगा। मदद नहीं करेगा तो वो जो भी पैथोजेन आएगा वो बहुत दिनों तक रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज करता रहेगा। तो उससे क्या होगा कि हमारा बॉडी और भी वीक होने लगेगा, इम्यूनिटी ही डिस्टर्ब हो गया ना, वीक होने लगेगा। अब कोई भी मेडिसिन लेंगे तो मेडिसिन तो आप ले सकते हैं, मगर मेडिसिन से कोई भी डिजीज सही हो रहा है वो भी इम्यूनिटी का ही बहुत बड़ा रोल होता है। तो अब वहाँ पे मेडिसिन भी अच्छे लेवल पे काम नहीं करेगा आपके बॉडी में, जिसकी वजह से आपका स्ट्रेंथ जो है ना, आपका पावर जो आपका बॉडी का पावर है वो बहुत कमज़ोर हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो इसे आप याद रखिएगा, बहुत शॉर्ट में आपको बताया गया है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोर्शन है ये। अब इसके बाद आते हैं हम लोग फर्दर इसके बारे में पढ़ेंगे, और भी पोर्शन है डिजीज एड्स के बारे में, उसको आपको बता रहे हैं। तो स्टूडेंट अब हम लोग अगले स्लाइड पे चलते हैं, और वो स्लाइड हमारा क्या है, अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज के ऊपर। अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज क्या होता है, वैसा डिजीज जो इम्यूनिटी के डिस्टरबेंस की वजह से हो जाए उससे बोला जाता है अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज। बस सिंपल याद रखना आपको। क्या है, HIV इन्फेक्टेड पर्सन मे बी इन्फेक्टेड विथ माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम या माइकोबैक्टर, दो जो बोलिए वही चीज़ें सेम है, फंगी एंड ऑल्सो वायरसेस। बहुत सारा डिजीज हो जाता है HIV के बाद, जैसे एड्स हो जाने के बाद बहुत सारा डिजीज उस इंडिविजुअल के पास आ जाता है, उसे बोला जाता है अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज। क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो गया है ना, तो इम्यून सिस्टम के बाद जो भी डिजीज खुद से आ जाए ना, उस डिजीज को बोला जाता है अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज। और वो हो सकता है माइकोबैक्टीरिया की वजह से भी, माइकोबैक्टीरिया जितना भी बैक्टीरिया है माइको वाला, वो सारा इन्फेक्शन हो सकता है उससे। फंगी वाला भी हो सकता है, वायरसेस से भी हो सकता है, प्रोटोजोअन भी हो सकता है, सारा डिजीज आपको कलेक्ट हो जाएगा। डायग्नोसिस क्या है इसका, तो डायग्नोसिस मतलब होता है इसका कैसे पता चलेगा, डायग्नोज कैसे करेंगे, इसका पता कैसे करेंगे कि ये डिजीज हो गया है। तो सबसे पहला है इलिजा टेस्ट, वैसा टेस्ट जिसे बोला जाता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से। मतलब ये हुआ कि इसके अंदर एक किट होता है, उस किट के अंदर जैसे आपसे ब्लड सैंपल लेगा, पैथोलॉजी में जाइएगा तो, और वो आपसे ब्लड सैंपल लेने के बाद आपका रिपोर्ट एक दिन के बाद ही देगा, 24 घंटे या 2 दिन के बाद ही दिया जाता है। उसी वक्त आपको रिपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके साथ कुछ किया जाता है एंटीबॉडी और एंटीजन।
एंटीबॉडी और एंटीजन वाला यहाँ पे पोर्शन लिया जाता है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट किया जाता है, इससे पता किया जाता है कि ये वो प्रॉब्लम है कि नहीं। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, एक एंजाइम होता है, वो एंजाइम को क्या करेगा, वो किट पे रखा हुआ रहेगा, वो एंजाइम किट पे रखा हुआ रहेगा ना, उसी एंजाइम्स के साथ क्या करेगा, वो एंटीजन रख देगा, वैसा एंटीजन जो HIV वायरस से कुछ एक्शन में आ जाता हो, उससे एंटीबॉडी बनने लग जाता हो। मतलब ये समझिए आप कि रियल में जो भी HIV इन्फेक्शन होता है ना, उस HIV इन्फेक्शन के बाद जो भी एंटीजन बनता है ना, एंटीजन जो HIV के दौरान आया है, उस एंटीजन को केमिकली तैयार किया जाता है और तैयार करने के बाद उस किट पे रख दिया जाता है। उस किट पे रखने के बाद हमारा ब्लड सैंपल रखा जाएगा, उस किट के ऊपर क्या है, एंटीजन है, उस पे हम ब्लड सैंपल रखें तो वो एंटीजन क्या होगा ना कि अगर कुछ दिनों के बाद अपना कुछ एंटीबॉडी डेवलप करने लग जाए ना, हमारा ब्लड सैंपल जो है वो डेवलप करने लग जाए एंटीबॉडी, तो समझ लेंगे कि HIV इन्फेक्शन है। अगर एंटीजन कुछ डेवलप ना करेगा तो हम समझ लेंगे कि कोई भी HIV इन्फेक्शन नहीं। इस चीज़ को याद रखिएगा आप। और ये ऐसे क्या है, तो ऐसे समझिए आप कि उसको वॉच किया जाता है एक लिक्विड पोर्शन से, वो सभी को कंबाइंड करके बोला जाता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट। इस वेस्टर्न ब्लॉट भी एक है, कंफर्मेटरी टेस्ट है, ये कंफर्मेशन के लिए किया जाता है कि आपको ये इन्फेक्शन है कि नहीं। ये हो जाने के बाद इसका टेस्ट किया जाता है, बट ये कंफर्मेटरी टेस्ट है कि ये कंफर्म है कि नहीं है। या फिर कि ये वाले टेस्ट अगर किसी इंसान को HIV था और वो अभी हो सकता है कि इनिशियल फेज में था, अभी वो सही हो गया उससे, तो अब वहाँ पे कंफर्मेटरी टेस्ट किया जाएगा कि अब फर्दर है HIV इन्फेक्शन कि नहीं है। अब आते हैं ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो इसका ट्रीटमेंट तो कुछ है नहीं, बट कुछ है, देखते हैं। एंटीवायरल ड्रग्स, एंटीवायरल ड्रग्स डाला जाता है, दिया जाता है, पार्शियली इफेक्टिव, दे कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द पेशेंट। क्या दिया जाता है ना, एंटीवायरल ड्रग दिया जाता है, जिसकी मदद से क्या होता है, वो पार्शियली इफेक्टिव होता है, कम ही इफेक्ट करेगा हमारे बॉडी को। मतलब इफेक्ट का मतलब ये बना कि कम ही इलाज कर पाएगा, कंप्लीट इलाज इससे नहीं हो पाएगा, कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ ये आपके पेशेंट के लाइफ को बढ़ा सकता है, कुछ दिन लंबा कर सकता है, पेशेंट को फिजिकली अच्छा कर सकता है, बट उसके अंदर क्या होता है। तो ड्रग्स आर जनरली नाइट्रोजिनस एनालॉग, नाइट्रोजिनस बेसेस जो होता है ना DNA के अंदर, वो नाइट्रोजनस बेस का ये एनालॉग है, इसलिए क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो हो रहा है ना, तो वो किस वजह से हो रहा है, नाइट्रोजनस बेस की वजह से हो रहा है। नाइट्रोजनस बेस चेंज हो रहे हैं, तो उसमें क्या होगा ना कि ATZ पहला दिया जाएगा, AZT एजिडोथाइमिडीन, एजिडोथाइमिडीन जो है ना ये एक मेडिसिन है। DDC डाईऑक्सीसाइटिडीन, DDI मतलब डीऑक्सीइनोसिन। सच ड्रग्स इनहिबिट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये इसको देने का पर्पस क्या है, तो ये क्या करेगा, हमारे ब्लड के, हमारे बॉडी के अंदर जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है ना, उस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को रोक देगा, इनहिबिट कर देगा, कम कर देगा। अब आते हैं नेक्स्ट में, तो वर्ल्ड एड्स डे। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा आप। और बहुत सारा ट्रीटमेंट है, इससे कैसे हम बचने का भी बहुत सारा उपाय है। वो उपाय है कि आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा, एजुकेट रहिए आप कि कैसे फैलता है बीमारी, बस उससे आपको एजुकेट हो गए तो आप बीमारी से बच गए, वही चीज़ होता है। तो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करता है, लोगों को शिक्षित करता है, एजुकेशन देता है, एजुकेट करता है कि आप किस वजह से, कैसे ये इन्फेक्शन होता है, आपको बचना कैसे, और कैसे आप प्रिकॉशन लीजिएगा कि कभी भी आप ब्लड कहीं जा रहे हैं ब्लड लेने के लिए, या फिर आपको कोई इंजेक्शन दे रहा है, तो आपको कैसे एजुकेट होना, ताकि उस इंसान को आप बताइए कि ऐसे हम इंजेक्शन नहीं लेंगे, या ब्लड सैंपल ब्लड का हम ब्लड नहीं चढ़ाएंगे, ऐसे नहीं। आप सबसे पहले उसका ट्रीटमेंट कीजिए, ब्लड का उसका चेक कीजिए कि उसके बॉडी के अंदर उस ब्लड में HIV का कंटामिनेशन तो नहीं है,
उसके बाद फिर हम ब्लड अपने ऊपर लेंगे। तो ये सब सारा स्टेप है जिससे आप किसी भी इंसान से बोल सकते हैं कि ये आप स्टेप फॉलो कीजिएगा, तभी हम आपका ब्लड सैंपल ले सकते हैं, ब्लड ले सकते हैं अपने बॉडी के अंदर, नहीं तो नहीं। या इंजेक्शन ले रहा है तो जो इंसान इंजेक्शन दे रहा है उसको भी पता होना चाहिए, जो इंसान ले रहा है उसको भी पता होना चाहिए कि कैसे इंजेक्शन हमको लेना है। एक दूसरे का नीडल शेयर नहीं करेंगे, बहुत सारा स्टेप है वो आपको पता है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी है, जो एनजीओ होते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, वो भी बहुत सारा ट्रीटमेंट एजुकेशन देते हैं, कॉन्डम्स फ्री में शेयर करते हैं, बांटते हैं। तो वो सारा स्टेप जो है ना, ये आपको नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपको एजुकेशन देते हैं और बहुत सारे स्टेप लेते हैं। याद रखिएगा ये सब जो है ना एनसीईआरटी का लाइन है, एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ था। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, और वो लेक्चर होगा हमारा कैंसर डिजीज के ऊपर। कैंसर के ऊपर पढ़ेंगे और उसके बाद जितना भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, फंगी इन्फेक्शन होता है, वो सारा चीज़ को हम लोग लेंगे, ठीक है ना। तो आप उससे पहले आप इस नोट्स को कवर कीजिए और जो भी कुछ डाउट रहता है उससे आप हमसे शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये सारा स्टेप जो था वो सब एनसीईआरटी का था। कुछ कुछ पॉइंट था जैसे ये ट्रीटमेंट में, ये ट्रीटमेंट आपको ऐसे ही बस इंटरेस्ट के लिए बताया गया है, नहीं रहेगा याद तो कोई मुश्किल नहीं है, याद नहीं बस याद रखना है कि ऐसा होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको नीट में आए, नीट में नहीं आने वाला है। तो स्टूडेंट मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए आप हमारे लेक्चर के साथ बने रहें। थैंक यू।